लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सैमसी एक मशीन गेम को देखकर तुआन को याद कर रही थी और वो भी वहाँ जाकर एक टेडी को जीतने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार हार रही थी। उसे ऐसा करता मिंग देख लेता है और वहाँ पर आकर गेम खेलने लगता है और वो टेडी जीत भी जाता है, जो वो सैमसी को गिफ्ट कर देता है। लेकिन सैमसी भी एक टेडी जीत चुकी थी, तो मिंग अपना टेडी अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ से वो जाते हैं तो मिंग सैमसी से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन सैमसी उसे मना कर देती है। ये कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है। फिर जैसे ही वो कैंपस में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सैमसी की और फ्रेंड्स भी आ जाती है, तो सैमसी से पूछ रही थी कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सेंट्रल प्लाजा चलेंगे। इस पर सैमसी बोलती है कि वहाँ तो काफ़ी भीड़ होगी। फिर वो मिंग को भी इन्वाइट करते हैं, जिसमें मिंग मान जाता है। फिर हम उन्हें रूम में देखते हैं जहाँ पर सैमसी की सारी फ्रेंड्स उसे वहाँ पर जाने के लिए मना रही थी, लेकिन सैमसी तब भी मना करती है। तो उसकी फ्रेंड्स उन्हें एडवांस में ही न्यू ईयर विश करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिंग को देखते हैं जो सैमसी के बारे में ही पूछ रहा था, तो सैमसी की फ्रेंड्स उसे बताती है कि सैमसी तो नहीं आने वाली। जिस पर मिंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो एक बॉक्स को अपनी जेब में डाल लेता है, शायद वो उसे सैमसी के लिए लाया था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सैमसी को देखते हैं जो नूडल्स लाई थी और उसे वहाँ पर तुआन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आज डिनर पार्टी है और मुझे वहाँ पर फैमिली को बुलाने के लिए कहा है। तो सैमसी बोलती है कि मैं तो तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। तो तुआन बोलता है कि अगर तुम्हें वहाँ जाना पसंद नहीं है तो हम अकेले में भी डिनर कर सकते हैं, और वैसे भी तुमने मुझे ट्रीट के लिए कहा था, जिस पर सैमसी मना नहीं कर पाती और वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी। फिर हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो डिनर के लिए बैठे हुए थे। फिर तुआन सैमसी से हॉस्पिटल में किए गए मजाक के बारे में माफ़ी मांगता है, जिस पर सैमसी बोलती है कि उसको तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हें कब से माफ़ कर दिया। तो तुआन खुश हो जाता है और कहता है ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इसे एक अपॉलॉजी समझो। वो बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर जियांग आती है और दुआन से बोलती है कि तुम मेरे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो दुआन कहता है कि हमारे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, जिस पर जैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो दुआन के फेस पर पानी फेंक देती है। ये चीज़ सैमसी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहाँ पर जियांग के फेस पर भी पानी फेंक देती है और वो दोनों काफ़ी बहसने लग गए थे। जियांग सैमसी को नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि दुआन वहाँ खड़े होकर सैमसी को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर गार्ड वहाँ पर आते हैं जो जियांग को बाहर की तरफ ले जा रहे थे और वो जाते जाते बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी ज़िंदगी का उधार है। और फिर सैमसी भी दुआन को हाथ पकड़कर बाहर ले आती है, जहाँ वो पहले तो दुआन का फेस क्लीन करती है और उसके फेस पर चोट देकर उस पर क्रीम भी लगाती है। फिर पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तो दुआन बताता है कि उसके पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स ने तो उधार लिया था, लेकिन मैं वो चुका चुका हूँ। तो सैमसी बोलती है कि अब तो काफ़ी गलत बात है, वो तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। दुआन को सैमसी का उसे लेकर फिक्र करना काफ़ी पसंद आ रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होने लगी थी, जिसे सैमसी काफ़ी इंजॉय करती है और वहाँ पर वो विश मांगती है कि दुआन को कभी कोई परेशानी ना हो और उसके साथ हमेशा एक इंसान रहे जो उसे प्रोटेक्ट करे, यानी कि मैं। फिर वो दुआन से भी कहती है कि ये न्यू ईयर की पहली स्नोफॉल है, तुम्हें भी विश मांगनी चाहिए। तो दुआन विश मांगते हुए बोलता है कि सैमसी हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे। फिर वो दोनों एक दूसरे से उनकी विश के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं बताते और स्नोफॉल को एंजॉय करने लगे थे। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम दुआन को घर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर जियांग उसका इंतज़ार कर रही थी और उससे माफ़ी मांगती है और वो काफ़ी रो भी रही थी। कहती है कि मैं अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जिस पर दुआन उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारे रुपए दे दिए ना, अब तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जिस पर जियांग बोलती है कि तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी ज़िंदगी का कर्ज है। तो दुआन उससे पूछता है कैसा कर्ज। तो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर के कारण ही मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो दुआन बोलता है कि इस बारे में मेरे फादर पहले ही बात कर चुके हैं और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। तो जियांग बोलती है तुम अपनी मॉम का प्रॉमिस भी भूल गए, जहाँ तुमने कहा था कि तुम मेरा हर वक्त ध्यान रखोगे। लेकिन दुआन इस पर कुछ भी नहीं कहता। फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियांग की मॉम दुआन की मॉम और दुआन को घर से बाहर निकाल रही थी और कह रही थी तुम्हारे ऐसे करने से जियांग के फादर वापस नहीं आ जाएंगे। वहाँ पर जियांग भी आती है और वो अपने फादर को ही पूछ रही थी। तो दुआन की मॉम इसका सारा जिम्मेदार खुद को मान रही थी और रोते हुए कहती है कि हम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे रुपए वापस कर देंगे। और वहाँ पर ये भी प्रॉमिस करती है कि मैं और दुआन मिलकर तुम्हारा और जियांग का हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर दुआन जियांग की टेबल पर एक सॉरी नोट रखता है, लेकिन फिर वहाँ पर जियांग आती है जो दुआन को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। वो अपनी जगह पर जाकर बैठती है, लेकिन वो दुआन का लेटर नहीं पढ़ती। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। दुआन उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जियांग उसे पूरा इग्नोर कर रही थी और वहाँ पर खड़े बच्चे भी ये सब देख रहे थे। तो बोल रहे थे कि दुआन के डैड ने जियांग के डैड को मार दिया, वो एक मर्डरर का बेटा है। जिस पर दुआन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था और इस चीज़ का उसके दिमाग पर काफ़ी गलत असर पड़ा। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दुआन अपनी मॉम से उनकी फ़ोटो के सामने बैठकर माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मॉम मुझसे अभी नहीं होगा। फिर उसे फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है और वो छत पर जाकर उन्हें इंजॉय कर रहा था कि उसे सैमसी का भी मैसेज आता है और वो पूछती है कि क्या तुम फायर क्रैकर्स देख रहे हो, और वो सैमसी को फ़ोटोज़ भी भेज देता है। फिर वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था।
वो सैमसी को याद करके सैमसी के कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है कि नहीं, सैमसी ने तो मुझे हॉस्पिटल में कहा था कि मैं उसके पार्टनर बनने के लिए काफ़ी बड़ा हूँ। फिर वो नेम चेंज नहीं करता। फिर वो रूम में आ जाता है जहाँ वो सैमसी के नोट चेक कर रहा था कि उसे फ़ा का मैसेज आता है कि वो शादी करने वाला है। फिर दुआन फ़ा को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सिंगल ही रहोगे। तो फ़ा बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताने लगता है और फिर फ़ा उससे भी पूछता है कि तुम कब जा रहे हो ब्लाइंड डेट पर, जिस पर दुआन सैमसी को याद कर रहा था। फिर फ़ा बोलता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब तुम किसे याद कर रहे हो, जिस पर दुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद वो खुद से ही पूछ रहा था कि मैं सैमसी को क्यों याद कर रहा था। दूसरी तरफ हम सैमसी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के बाद वापस आ रही थी और उसने दुआन के लिए कुछ गिफ्ट भी लिया था जो वो मैसेज करके दुआन को बताती है। फिर वहाँ पर मिंग आ जाता है जो सैमसी से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन सैमसी मना कर देती है और कहती है कि मेरे अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, मैं उसके बाद ही कहीं जा पाऊँगी। फिर वहाँ पर निंग भी आती है और वो भी बोल रही थी कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन सैमसी उन्हें भी मना कर देती है और कहती है मुझे अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है। फिर सैमसी वहाँ से सीधा दुआन की कंपनी की तरफ निकल जाती है। फिर हम दुआन को देखते हैं जो सैमसी से मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो सैमसी उसे बताती है कि वो तुम्हारी कंपनी में पहुँचने ही वाली है। फिर इतने में वहाँ पर सियोन आती है जो दुआन को बताती है कि जियांग मेन डोर पर काफ़ी हंगामा क्रिएट कर रही है। तो दुआन को याद आता है कि सैमसी भी यहाँ पर आने वाली है और वो सैमसी को मैसेज कर रहा था, लेकिन फिर वो देखता है कि सैमसी तो वहाँ पर पहुँच गई थी। और हम जियांग को देखते हैं जिसे गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और फिर दुआन पीछे से आता है और सैमसी को हाथ पकड़कर पीछे ले जा लेता है, जहाँ पर सैमसी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। सैमसी से कहता है कि तुम अब मेरी कंपनी और घर पर नहीं आओगी। वो दरअसल उसे जियांग से दूर रखने के लिए ऐसा कह रहा था, लेकिन सैमसी इसका गलत मतलब समझ लेती है और वो काफ़ी नाराज़ भी हो गई थी। फिर वो दुआन को उसका गिफ्ट देती है जिसमें कि कैमरा था। तो वो उसे कहती है कि तुम इसे जियांग की हरकतें रिकॉर्ड करने में यूज़ कर सकते हो। फिर वो उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सैमसी को देखते हैं जो काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी और दुआन की वही बात याद कर रही थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। फिर रात को भी वो दुआन को याद कर रही थी और कह रही थी कि उसने अब तक मुझे मैसेज भी नहीं किया, मुझे अब तक क्लियर ही नहीं किया उसने कि ऐसा क्यों कहा था। फिर दुआन के इतने में मैसेज आता है जो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ गई है, तुम घर कब जा रही हो। तो सैमसी उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे बताती है कि मैं 19 को घर जा रही हूँ। इस पर दुआन उससे पूछता है कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद क्या वो उससे मिल सकती है। तो सैमसी मना करती है और कहती है कि मैं काफ़ी बिजी हो सकती हूँ, जिस पर दुआन ओके में रिप्लाई करता है। तो सैमसी सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम्स के बाद का सीन, जब सैमसी अपने फ्रेंड्स के साथ बार में थी और उसे काफ़ी इंजॉय कर रही थी। उसने यहाँ पर काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी। तो वहाँ पर मिंग होता है जो सैमसी से कह रहा था कि कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने चलूँगा। इस पर सैमसी उसे कहती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। दुआन सैमसी को मैसेज करके बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा कल एयरपोर्ट पर। सैमसी उसके मैसेज पर ही ध्यान दे रही थी। कितने में मिंग उठता है और सैमसी के लिए गाना गाता है, लेकिन सैमसी तो उसके गाने को सुन ही नहीं रही थी। उसका पूरा ध्यान तो दुआन के मैसेजेस पर था। फिर सैमसी वहाँ से बाहर जाने लगती है कि दुआन का उसको कॉल आता है जो उसे बोल रहा था कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि उसे पीछे से मिंग के गाने की आवाज़ सुनाई देगी थी। तो सैमसी उसे बताते हैं कि वो बार में है। तो दुआन उसे पूछता है क्या तुमने ड्रिंक भी करी है। तो सैमसी बोलती है हाँ थोड़ी सी। तो दुआन उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर सैमसी जब बाहर जाती है तो वहाँ पर मिंग भी पहुँच गया था और उससे बोल रहा था कि तुमने वो गाना सुना। सैमसी बोलती है कौन सा गाना, क्योंकि उसने तो वो गाना सुना ही नहीं था। फिर सैमसी वहाँ पर नीचे गिर गई थी क्योंकि उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो मिंग उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सैमसी उसे मना करती है और कहती है हाँ मुझे लेने के लिए कोई आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि दुआन वहाँ पहुँच गया था और मिंग को सैमसी से दूर करता है। वो दरअसल उसे देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अब मैं आ गया हूँ, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर मिंग वहाँ से चला जाता है और दुआन सैमसी को वहाँ से ले जाने लगा था, लेकिन सैमसी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, वो ढंग से चल ही नहीं पा रही थी। तो दुआन उसे पकड़ कर ले जा रहा था कि लेकिन थोड़ी दूरी पर सैमसी नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो दुआन उसे संभालने की कोशिश करता है कि सैमसी उसी पर वॉमिट कर देती है, जिस पर दुआन उसे कुछ भी नहीं कहता और हक कर लेता है। फिर दुआन उसे कुछ दूरी पर ले जाता है तो सैमसी कहती है कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। तो दुआन उसे पीठ पर बिठाने की बात करता है। तो सैमसी वहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं काफ़ी भारी हूँ, तुम मुझे नहीं उठा सकते और तुम्हारे तो भी सर्जरी भी हुई है। तो दुआन कहता है उसको तो 3 महीने हो गए हैं, मैं अब ठीक हूँ। और वो सैमसी की ऐसी हरकतों पर हंस भी रहा था। फिर वो सैमसी को अपनी पीठ पर उठा लेता है। फिर सैमसी दुआन को बताती है कि मेरे हार्ट में एक सीक्रेट है, मैं उस इंसान को प्यार करती हूँ जो मुझे प्यार नहीं करता। तो दुआन उसका नाम पूछता है, लेकिन सैमसी नाम नहीं बताती। फिर दुआन उससे पूछता है क्या वो तुम्हारी केयर करता है। तो सैमसी बोलती है कि वो मेरे साथ साथ सबकी केयर करता है। फिर हम उन्हें गाड़ी में देखते हैं जहाँ दुआन सैमसी को देखकर बोल रहा था कि मैं अब
तुम्हारी केयर करूँगा और जैसा लड़का तुम्हें पसंद है मैं वैसा ही बनूंगा। और वो उसके चीक्स को छूकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सैमसी अपने रूम में होती है और उसे होश आता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने रात को दुआन के साथ क्या क्या किया था। फिर उसे दुआन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बोल रहा था। सैमसी वहाँ पर काफ़ी एम्बेरस हो रही थी कि वो क्या मुँह लेकर जाएगी दुआन के सामने। फिर सैमसी की फ्रेंड्स वहाँ पर आती हैं जो सैमसी से पूछ रही थी क्या रात को जो लड़का तुम्हें लेने आया था क्या वही तुम्हारा क्रश है, जिस पर सैमसी हाँ में जवाब देती है। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है वाह वो तो बहुत ही स्मार्ट था। जिस पर सैमसी से वो पूछती हैं कि तुम बताओ रात को हुआ क्या था। सैमसी बोलती है मुझे ढंग से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलती है कि चलो कुछ भी होगा बस तुमने उस पर वॉमिट नहीं किया होगा। इस पर सैमसी चुप हो जाती है तो उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि कोई अपने क्रश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर सैमसी बोलती है कि अब मुझे जाने दो, मैं अपनी फ़्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ। उसकी आज 9 बजे की फ़्लाइट थी और दुआन उसे वहीं पर बुला रहा था। फिर सैमसी अपने बैग को लेकर वहाँ पर जाने लगती है तो मिंग वहाँ पर आता है जो सैमसी से बोलता है कि तुम्हें रात को याद है मैंने तुम्हारे लिए गाना भी गाया था। सैमसी बोलती है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और वो वहाँ से जाने लगी थी तो मिंग उससे कन्फेस कर लेता है कि वो उससे प्यार करता है। तो सैमसी को दुआन की कही हुई बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद करता है तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए और उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। सैमसी ठीक वैसा ही करती है तो मिंग को बुरा लगता है लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है हम दोस्त तो रह ही सकते हैं, जिस पर सैमसी मान जाती है। फिर मिंग सैमसी को कुछ खाने का सामान देता है जिसे लेकर सैमसी दुआन की गाड़ी में चली जाती है जहां दुआन उस सामान को चेक करता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे कि सैमसी को एलर्जी थी जिसे वो अलग कर रहा था। फिर जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं तो सैमसी दुआन से वो कपड़े मांगते हैं जो उसने गंदे कर दिए थे, जिस पर दुआन कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर सैमसी डर जाती है कि इससे क्या बात करनी है। फिर दुआन उससे पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम कल बोल रही थी। तो सैमसी मना करती है कि नहीं वो तो बहुत मस्कुलर है, जिस पर दुआन अपनी बॉडी को देखने लगता है क्योंकि वो तो बिल्कुल भी मस्कुलर नहीं था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। उसके इतने सवाल जवाब देखकर सैमसी उसे चुप होने के लिए कहती है और सोच रही थी इसे क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। फिर वो पूछता है तुम बताओ तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो सैमसी उसे कहती है कि तुम अपने आप को शीशे में देख लो, जिस पर दुआन हैरान होता है। फिर वो बोलती है तुम्हारी उम्र निकल रही है, तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड देख लेनी चाहिए। इस पर दुआन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए गर्लफ्रेंड देख लो। तो सैमसी बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपनी एज की लड़कियों को जानती हूँ। तो दुआन उसे बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर सैमसी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैमसी घर पहुंच गई थी और उसे काफ़ी लंबे समय के बाद देखने पर उसके पेरेंट्स उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर रात को जब सैमसी उन्हें न्यू ईयर प्रेजेंट दे रही थी तो यान भी वहाँ पर आता है और अपने लिए प्रेजेंट मांगता है। तो सैमसी उन्हें फनी ग्लासेस देती है तो यान उसे उतार देता है। फिर जब डिनर कर रहे थे तो यान उन ग्लासेस को वापस लेता है और कहता है कि अगर ये फ्री के हैं तो मैं ही रख लेता हूँ। फिर यान की मोम यान से कहती है कि तुम्हें हमने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं गए। तो यान बोलता है मैं कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊँगा। फिर सैमसी के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि दुआन की तबीयत कैसी है। तो सैमसी उन्हें बताती है कि वो अब सही है। उसने भी काफ़ी फेमस गेम भी लॉन्च करे जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ यान अपनी लाइट सही कर रहा था और वहाँ पर सैमसी भी आती है और पूछती है कि अगर तुम्हें शर्म आती है ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तो तुम दुआन को भी ले जा सकते हो। तो यान बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे एक लड़की पसंद करती है इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाता। जिस पर सैमसी उसका मजाक बनाने लगी थी तो यान उसे बाहर ही लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे हैंडसम नहीं कहोगी मैं तब तक तुम्हें अंदर एंट्री नहीं दूंगा। जिस पर सैमसी उसे धीरे से हैंडसम बोलती है तो यान उसे जोर से बोलने के लिए कहता है। तो अंदर आने के लिए सैमसी को जोर से हैंडसम बोलना पड़ता है तो यान दरवाजा खोल देता है। फिर हम सैमसी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो दुआन के दिए हुए गिफ्ट देख रही थी जो उसने पहले पैक करके रख दिए थे और सोच रही थी कि दुआन क्या सीरियस था जो उसने कहा कि उसे छोटी लड़कियां भी चलेगी। फिर वो दुआन को मैसेज करती है और बताती है कि यान को एक लड़की डेट कर रही है जो उससे उम्र में छोटी है। तो दुआन उसे रिप्लाई में देता है कि अगर वो लड़की 18 साल से ऊपर है तो वो समझदार है। फिर वो सोचने लगा था कि दूसरों के लिए तो हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं सैमसी की बात करूँ तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा मुझे एक्सेप्ट करना क्योंकि वो तो मुझे भाई की तरह समझती है। दूसरी तरफ सैमसी भी यही सोच रही थी कि दुआन तो मुझे बहन समझता है। फिर हम दुआन को देखते हैं जो फाक के साथ खाने पर आ रखा था। वो उसे बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन वो उम्र में उससे छोटी है और वो लड़की किसी और को पसंद करती है। तो फाओ से बताता है कि शायद वो तुम्हारी ही बात कर रही थी क्योंकि जो मेरी क्रश थी स्कूल में जब मैंने उससे पूछा था कि उसे पसंद करती है तो उसने जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो सब मेरे बारे में ही दी थी। जिस पर दुआन को भी लगता है कि कहीं सैमसी मेरे बारे में तो ही बात नहीं कर रही थी और कहीं वो मुझे तो ही नहीं पसंद करती। फिर वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम सैमसी को देखते हैं जो ब्रश कर रही थी और उसे दुआन का मैसेज आता है कि वो नोरबू सिटी में पहुंच गया है और वो जल्दी ही उससे मिलेगा। सैमसी सोचती है कि ये मुझे ऐसा क्यों बता रहा है। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ सैमसी यान के साथ फा की शादी में पहुंच चुकी थी और वो उसे रेड एनवलप देती है। फिर सैमसी वहाँ पर दुआन को ही देख रही थी कि वो अब तक नहीं पहुँचा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर दुआन पहुँच गया था और वो जानबूझकर अपनी टाई को छू रहा था जिसे सैमसी पहचान लेती है कि ये तो वही टाई है जो उसने उसे गिफ्ट करी थी।
फिर यान दुआन से कुछ अच्छा कहने के लिए कहता है तो दुआन यान को डार्लिंग ब्रदर कहकर पुकार रहा था, जिस पर सैमसी और बाकी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर दुआन यान को कहता है कि सारे मुझे तंग कर रहे हैं, तुम इन्हें समझाओ तो डार्लिंग ब्रदर। तो यान काफ़ी परेशान हो गया था और सैमसी को एक साइकेट्रिस्ट की हॉस्पिटल की फ़ोटो दिखाकर बोलता है इसे इसकी ज़रूरत है। फिर वो सैमसी से सीट भी एक्सचेंज कर लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सब उनके लिए क्लैप्स करते हैं। और फिर फे अपनी स्पीच देता है जिसमें कि वो अपने फ्रेंड्स को चिढ़ा रहा था कि मेरी शादी तो हो गई और तुमसे पहले हो गई। फिर हम दुआन को देखते हैं जो सैमसी को मैसेज करता है कि तुमने तो मुझसे आज ढंग से हेलो भी नहीं कहा, इस पर सैमसी इग्नोर करती है और उसे अपने पापा के मैसेज दिखा रही थी। तो दुआन अपना नेम देख लेता है जहाँ उसने उसका नेम ब्रदर 2 के नाम से सेव किया था। तो उसे पूछता है कि तुमने मेरे नेम ऐसे क्यों सेव किया है। तो सैमसी उसे बोलती है कि यान मेरा पहला ब्रदर है और तुम मेरे दूसरे। फिर दुआन सैमसी से उसके क्रश की एज पूछता है, जिस पर सैमसी बोलते तुम फिर से स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर उसका जवाब दे देती है। फिर दुआन उससे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका सैमसी वही जवाब दे रही थी जो दुआन सुनना चाहता था। और वो बोलता है कि फिर तुम तो ग्रेट हो, और वो समझ गया था कि सैमसी उसी के बारे में बात कर रही है। सैमसी फिर अपने भाई यान से सीट एक्सचेंज करने की बात करती है, लेकिन यान तो खुद भी दुआन से तंग आ गया था। फिर सैमसी घर जाने की बात करती है और वो बाहर जा रही थी। तो हम देखते हैं दुआन भी वहाँ पर आ गया था और बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम्हारे भाई से मैंने कार की कीज़ भी ले ली है। और वो सैमसी से पूछता है कि कल तुम कितने बजे वाली फ़्लाइट में वापस जा रही हो। तो सैमसी उसे बताते हैं कि वो 8 बजे वाली फ़्लाइट में जा रही है। तो दुआन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरी भी फ़्लाइट वही है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाकर दुआन गाड़ी रोककर सैमसी के लिए स्ट्रॉबेरीज लाता है। फिर वो स्ट्रॉबेरीज सैमसी को दे देता है। सैमसी दुआन से भी पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी है, लेकिन वो मना करता है। फिर सैमसी बोलती है क्या मैं तुम्हें हाथों से खिलाऊं। फिर वो उसे खिलाती है तो दुआन खा लेता है। फिर दुआन सैमसी को एक बॉक्स देता है जिसमें कि एक प्यारा सा ब्रेसलेट था और उसमें एक हार्ट था जिसमें कि सैमसी के नेम के लेटर्स लिखे हुए थे, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जब वो रूम में होती है तो सोच रही थी कि उसने मुझे ये क्यों दिया। फिर वो अपने फ़ोन में सर्च करती है जहाँ पर लिखा आ रहा था कि ये ब्रेसलेट कपल एक दूसरे को देते हैं, जहाँ पर सैमसी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि दुआन ने उसे एक ब्रेसलेट क्यों दिया होगा, क्या वो मुझसे प्यार करने लगा है। और यहीं पर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।